हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी लेखपाल एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट की थर्ड क्लास है। शुरुआत की जो दो क्लासेज थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थी और आज की जो क्लास है वो फैक्चुअल है। जितना भी करंट का डेटा है, जितने भी आपके करंट में टाइगर रिजर्व बने हैं, टाइगर रिपोर्ट है, जितने अधिनियम है, वो सारे आज की क्लास में आपके आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेज तो बोरिंग होती हैं, लेकिन जो फैक्चुअल क्लासेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि वन्यजीव संरक्षण हमारा आज का टॉपिक है। तो उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से स्वस्थानीय संरक्षण होता है और किस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण। जब ये जान जाएंगे तो फिर हम देखेंगे वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून। अभी शॉर्ट में देखेंगे, फिर आगे चल के यही डिटेल में देखने जा रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति देखेंगे, क्या क्या उसके टारगेट हैं। फिर ये इम्पोर्टेंट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, क्योंकि वन्यजीव से संबंधित, वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित सबसे आधारभूत ढांचा यही बनाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। इसकी मेन धाराएं देख लेंगे कि मेन धाराएं कौन सी हैं जिनके तहत कुछ वर्क होता है। फिर आ जाएंगे हम योजनाएं कुछ देखेंगे, संविधान के प्रावधान आ जाएंगे। इसके बाद वन्यजीव कार्य योजना, और फिर ये सारे अधिनियम एक जगह दे दिए जिससे आपको सनवाइज याद करने में मदद मिलेगी। फिर न्यू इनिशिएटिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यू इनिशिएटिव आज से लेखपाल बैच में स्टार्ट होने जा रहा है। आज रात में ग्रुप कॉल होगी 9 PM पर। उसमें एक तो होगा स्कीम, देखो स्कीम प्लस डेटा, स्कीम से रिलेटेड फाइनेंशियल डेटा। इस पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये लास्ट लेखपाल एग्जाम में भी सेम हुआ था और BPO में भी हुआ था। डेटा कहीं से भी पिक कर लेते हैं, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना। स्कीम भी ऐसी पिक कर लेते हैं कभी कभी जिसका कोई लेना देना नहीं है। वित्त अधिनियम उठा लिया था उन्होंने 2019 वाला। तो ये इनिशिएटिव रहेगा कि प्रतिदिन एक स्कीम और उससे रिलेटेड डेटा। शुरुआत में हम यूपी की स्कीम से करेंगे। जब यूपी की स्कीम्स खत्म हो जाएंगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आ जाएंगे और सेम काम आपका होगा वन डिस्ट्रिक्ट दर्शन, जो जिला दर्शन है ना, तो एक जिला उठाया करेंगे प्रतिदिन जब ये स्कीम वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो उस जिले को हर तरीके से कि आसपास के जिले कौन से दिशा से कौन सा जिला जुड़ रहा है, कौन सी नदियां हैं, कौन सी महान विभूति हैं, ये सारा काम भी प्रतिदिन के प्रोग्राम में आ जाएगा क्लास पर। वन्यजीव संरक्षण क्या होता है? वन्यजीव संरक्षण तो वन्य जीव, वन में जो जीवन है उसके संरक्षण की बात हो रही है। वन्य जीवन तो वन में केवल जीव नहीं है, वन में वृक्ष भी हैं, पौधे भी हैं। और वन्य जीवों के आवास का, यही वृक्ष और पौधे क्या बनाते हैं? इनका आवास बनाते हैं। जब इन सब चीज़ों का संरक्षण करोगे तभी तो वन्य जीवन का संरक्षण होगा। तो ये सब हम डिटेल में देखने जा रहे हैं कि इनके वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, ये देखेंगे आगे चल के। ठीक, तो वन्य जीव संरक्षण क्या होता है? वह प्रक्रिया है जिसमें जंगली प्रजातियों, जानवरों, पौधों एवं उनके आवासों की रक्षा की जाती है। संरक्षण के तरीके दो ही होते हैं। एक होता है इन सीटू, इन सीटू मतलब स्वस्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब होता है जहां पर वो रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, वहीं पर उनका संरक्षण। अब इसके उदाहरण क्या है इन सीटू के? दूसरा, पहले एक ये होता है इन सीटू स्वस्थानीय, दूसरा होता है बाह्य स्थानीय। बाह्य स्थानीय में मतलब जो प्राकृतिक आवास होता है वहां से उनको निकाल कर दूसरी जगह पर संरक्षण किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर हो गए, बीज बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए, है ना, ये सब। जैसे अंबानी ने अभी बनाया है वन तारा, तो वो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण। स्वस्थानीय का जैसे आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, ये सब चीज़। तो स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण देख लेते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है राष्ट्रीय उद्यान। इसीलिए आपको राष्ट्रीय उद्यान मेन जानने जरूरी है। इसी के अंतर्गत वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन। आप लोगों को कमेंट में बताना है इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलता है यूनेस्को का, उसके अंतर्गत कितने शामिल हैं, ये दो चीज़ें आपको बतानी। ठीक है, फिर पवित्र उपवन, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं? ये आपका वैसे तो जैव विविधता में आ जाएगा, नॉर्मल बता दे रहा हूँ। हॉट स्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पर कम से कम नहीं तो 1500 प्रजातियाँ स्थानिक हों। स्थानिक प्रजातियां 1500 हों और उसकी कम से कम 70% नष्ट हो रही हों, मतलब खतरे में हों।
तो ये हॉट स्पॉट माना जाता है, मतलब यहाँ पर जैव विविधता को खतरा है। इंडिया में ऐसे 4 स्थान हैं, इंडो बर्मा है, सुंडालैंड है आपका, इसके बाद हिमालय है ना, ये है। फिर आ जाते हैं अन्य समुद्री संरक्षित क्षेत्र वगैरह, ये आपके क्या हो गए, स्वस्थानीय संरक्षण। वाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण अगर देखें तो प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है इसमें। चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क पहला उदाहरण है। आप लोगों को ये भी बताना है देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। अगला वनस्पति उद्यान, फिर जीन बैंक, फिर बीज बैंक। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो कहीं पर लगा हो समझ लो, सबसे कम तापमान -196 से -197, इस तापमान पर द्रव नाइट्रोजन का ही इतना तापमान होता है, ठीक है, इसमें रखा जाता है। इससे क्या होता है ना, इनका मूल स्वरूप बड़े लंबे समय तक, कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक संरक्षित रहता है। जैसे ही आपने देखा ना, कोई भी चीज़ आइस में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी रख दो फ्रिज में तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती है, -196 डिग्री सेल्सियस पे तो ख़राब ही नहीं होती, ठीक है। तो यह इसमें सुरक्षित रखा जाता है। एक्वेरियम वगैरह जानते ही होगे, वो भी हो गया वायु स्थानीय संरक्षण। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, इसमें ऊतक वगैरह बनाए जाते हैं बाहर, है ना, प्रयोगशाला वगैरह में, उसमें सुधार किया जाता है, चेंजेस, तो वो वगैरह आ गया। आगे आते हैं तरीके, क्या तरीके हैं, चाहे स्वस्थानीय हो चाहे वायु स्थानीय हो। तो पहला तरीका है उनके आवास का संरक्षण। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है, समझदारी वाला क्वेश्चन है, कि जो मानव और वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं उनका मेन रीजन क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो इसका मेन रीजन ये इनके आवासों का विनाश। इनके आवास का आप विनाश कर दोगे, कम पड़ जाएंगे, तो वो बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो उनका क्या होगा, मानव से सामना होगा और संघर्ष होगा। दूसरा या अतिक्रमण आवासों का, ये मेन रीजन है, ठीक है। दूसरा कानूनी संरक्षण, तो कानून वगैरह, संविधान में भी वन्य जीवों की बात की गई है और कानून बना के भी, बहुत सारे कानून अभी मैंने बताए थे, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, ये सब। पुनर्स्थापन और प्रबंधन, अगर उनका नुकसान हो गया है, नष्ट हो गए आवास, तो फिर उनका पुनर्स्थापन करना और प्रबंधन करना। शिक्षा और जागरूकता फैलाना, ये तरीके हैं जिनसे क्या किया जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण। भारत में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, स्टॉकहोम सम्मेलन आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन जैसे ही हुआ आपका, और इसके बाद 1972 में हुआ था ये भी, ठीक, 1972 में ही इसके बाद इससे प्रभावित होकर इंडिया ने क्या किया है, ये पारित कर दिया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और ये इसी आधार पर पारित ही हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू कराने के लिए। फिर भारतीय वन अधिनियम, ये तो भारतीय वन अधिनियम नहीं, 1927 होगा, इसको एक बार सही कर लेना, 1927, ठीक है, ये अंग्रेज लेके आए थे। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980, सही है, ये स्वतंत्रता के बाद है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति होती है, घोषित की जाती है, अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, हालांकि शुरुआत तो उन्होंने 1865 से ही कर दी थी, लेकिन जो मेन पढ़ते हैं 1894 में अंग्रेज लेके आए थे पहली राष्ट्रीय वन नीति, इन्होंने बनाई। 1952 यानी स्वतंत्र हो चुके थे हम, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी थी। और हमने क्या डिसाइड किया था कि भारत का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% पर वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों मिलाकर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि वन आच्छादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया था। 1978 में इस नीति में थोड़े बहुत संशोधन किए गए, लेकिन दूसरी राष्ट्रीय वन नीति जो आई हमारी 1988 में, और अभी यही राष्ट्रीय वन नीति लागू है, ध्यान रखना। 2018 में थोड़े से चेंजेस करके मॉडल वन नीति एक आई थी, ठीक है, लेकिन लागू ये है। स्वतंत्रता पश्चात द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति प्रमुख लक्ष्य क्या थे, देश के कुल 33% भूभाग को वनाच्छादित करना, वही चीज़ रिपीट कर दी। इन 33% में क्या करना है, जो पर्वतीय भाग हैं उसका 65% होना चाहिए, मतलब उनके क्षेत्रफल का, और जो मैदानी भाग हैं, क्योंकि मैदानी भाग की खेती के लिए ज़मीन उपयोग में आती है, फैक्ट्री वगैरह इन सब में, तो इसका 20 से 25%। और ये आंकड़े से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। आजकल जो एजेंसी है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है जो थोड़े से साइड वाले होते हैं, लोग जिसे इग्नोर करते हैं।
इसमें एक और दिया था पॉइंट कि राजस्थान तथा अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना। अब रेत कैसे बनती है? रेत या मरुस्थल बनता है शुष्कता से, और शुष्कता का एक प्रमुख रीजन है वनो उन्मूलन। वन उन्मूलन करने से एक तो वर्षा का पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, दूसरा क्या होता है, मिट्टी पे जो पेड़ पकड़ बना के रखते हैं ना, तो मृदा का क्या होता है, क्षरण नहीं होता है, वो भी होने लगता है, और फिर वो धूल के रूप में बन जाता है मरुस्थल। तो जब आप वन वगैरह लगाओगे तो क्या होगा, ये टीले, इनका विस्तार कम होगा। वन महोत्सव कब से मनाना शुरू किया? के.एम. मुंशी थे, मुंशी सादुल्ला, ये सब तो प्रारूप समिति में थे संविधान की। तो 1950 में तत्कालीन कृषि मंत्री थे के.एम. मुंशी, इन्होंने शुरुआत की थी। और प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है। यूपी में तो बड़े जोर शोर से मनाया जाता है, तो ये डेट याद रखना, 1 से 7 जुलाई इसके मध्य मनाया जाता है। और इसी 1 से 7 जुलाई में वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जाता है, जिसमें 35 से 37 करोड़ के लगभग पेड़ लगाए जाते हैं हर साल यूपी में इसी टाइम पे। अब इस टाइम पे क्यों चुना गया, सोचो। क्योंकि ये मानसून के जस्ट पहले वाला समय होता है, या मानसून आ चुका होता है, एक आध बारिश हो चुकी होती है। यूपी में तो इस टाइम पे नहीं आता है, खैर 15 जुलाई के आसपास आता है यूपी में। तो इस बीच में पेड़ लगा दिए, फिर मानसून आएगा, 3-3.5 महीने बारिश होगी, जिससे कि वो छोटा सा पौधा जो बढ़ जाए, और जब एक बार बढ़ जाता है फिर उसे संभालने की ज़रूरत नहीं होती। प्रमुख संस्थाएं एवं उनसे संबंधित धाराएं देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसी के द्वारा जितने भी वन्य जीवन हैं इनको संरक्षण दिया जाता है। इसी के आधार पर जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क आपका जिसे बोलते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको घोषित किया जाता है। तो सबसे टाइगर रिजर्व भी इसी के आधार पर घोषित किया जाता है। तो इसके मेन प्रावधान देख लेते हैं। इसको WPA भी शॉर्ट में बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसकी धारा 5 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन, और देश की सबसे बड़ी संस्था है वन्य जीवन से संबंधित। अगर किसी नेशनल पार्क को नेशनल पार्क घोषित करना है, घोषित करते समय क्या होता है, इसकी सहमति ली जाती है। घोषित कौन करता है? राज्य सरकार। लेकिन किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को एक बार घोषित हो गई, उसको अगर मिटाना है, हटाना है, या फिर उसके एरिया में परिवर्तन करना है, तो बिना इनकी अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ बोर्ड, राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इसकी अनुमति लेनी पड़ती है, जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो यहाँ तो राज्य सरकार अपना एक लेके आता है प्रावधान, बताती है केंद्र को, केंद्र सहमति दे देता है, तो राज्य सरकार घोषणा कर देती है कि ये एरिया नेशनल पार्क होगा। लेकिन एक बार जब घोषणा हो गई तो उसे हटा नहीं सकते हो बिना इसके। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, इसका गठन, अध्यक्ष होते हैं PM, उपाध्यक्ष होते हैं पर्यावरण मंत्री। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 5 इसके तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो होता है ना, इसने जो निर्णय लिए, इसको लागू कराने के लिए क्या होता है, एक स्थायी समिति बनाई जाती है, जिसके हेड होते हैं पर्यावरण मंत्री। फिर धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रोक लगी है शिकार पर, धारा 9 के तहत लगी है। इसमें बोला गया है कि जो भी अनुसूची 1, 2, 3, 4, टोटल 6 अनुसूचियां हैं इसमें, तो 1, 2, 3 और 4, इसमें जो भी जीव जंतु हैं उनके शिकार पर प्रतिबंध है। सबसे ज़्यादा प्रतिबंध अनुसूची 1 में है। ज़्यादा का मतलब है यहाँ पे सज़ा ज़्यादा होगी अगर इनको कोई नुकसान पहुँचाया। और केवल ये प्रतिबंध शिकार नहीं है, इनका कोई अंग भी अगर आपके घर पर मिल गया 10 साल 20 साल बाद भी, तो भी आपको इस एक्ट के तहत सजा हो जाएगी। ठीक है, सब सरकार की संपत्ति होती है। जो भी वन्य जीवन हो, उनका कोई अंग वगैरह हो, कुछ भी हो, सब सरकार की संपत्ति मानी जाती है। धारा 26 इसके तहत वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की घोषणा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए होती है? वन्यजीव, उसके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, इनका विकास हेतु। और यहाँ पर किसी एक प्रजाति विशेष की, ये भी क्वेश्चन आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में किसका संरक्षण किया जाता है? प्रजाति विशेष का। आगे चल के फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी। फिर आ जाते हैं धारा 35 नेशनल पार्क की घोषणा, राष्ट्रीय पार्क। कमेंट में बताइए, आगे तो आ ही जाएगा क्लास में, कि पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा था, कब घोषित हुआ था। ठीक, राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा। धारा 38 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन किया जाता है, इसी की धारा है। और धारा 38 टा की बात हो रही है, ये वाला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन होता है, NTCA।
फिर अब कुछ योजनाएं वगैरह देखते हैं कब क्या शुरू हुआ। तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम देश में शुरू हुआ था। किस लिए शुरू हुआ था कि जैसे वन प्रबंधन है तो अब सरकारी अधिकारी कितना ही कर लेंगे, वो तो खुद ही लिप्त हो जाते हैं बेचने में, है ना। तो क्या हुआ कि जो सरकार है और प्लस जो स्थानीय लोग हैं जो सदियों से वनों में रहते आ रहे हैं, जिन्हें पता है कि इस पेड़ को अगर कोई बीमारी है या नया पौधा लगाना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है, ये दोनों साथ में मिलकर एक साथ प्रबंधन करें। इसके बदले में क्या होगा, ये जो लोग प्रबंधन में हेल्प कर रहे हैं इनको कुछ ना कुछ मिलेगा, जो भी है मतलब जो लघु उत्पाद होते हैं वो पशुओं को चराने के लिए, इसके बाद ईंधन वगैरह के लिए लकड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें इनको मिल जाएंगी, वो एक प्रबंधन कराएंगे। इसके लिए ये 1990 में आया था, दिशा निर्देश जारी किए थे। फिर राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई, 7 फरवरी 2003 को। राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, अगस्त 1992 को। हरियाली परियोजना बहुत बार पूछी गई यूपी पीसीएस से लेकर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। 27 जनवरी 2003 को ये लागू हुई थी। किस लिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो दो उद्देश्य थे। एक तो वृक्षारोपण, और उसी के वृक्षारोपण करोगे तो वर्षा जल संचयन अपने आप होगा। तो वर्षा जल संचयन, जल संग्रहण, पेयजल, ये मेन उद्देश्य था और वृक्षारोपण इसके तहत करना था। अब वनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो एक तो आपका डीपीएसपी में है और एक आपका कहाँ है, मूल कर्तव्य। डीपीएसपी में क्या 48 ये क्या बोलता है, राज्य पर्यावरण वन वन्यजीवों की रक्षा हेतु प्रयास करेगा। मूल कर्तव्य में क्या है, 51A का जी पार्ट है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वन वन्यजीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेगा। ठीक है। अनुसूची, अब वन और वन्य जीवन किसका विषय है, पहले तो ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, फिर इंदिरा जी की सरकार आई तो जो आपका 76वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1942, इसमें इन्होंने क्या किया, वन तथा वन्यजीव संरक्षण, इसको क्या कर दिया, समवर्ती सूची का विषय, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना देख लेते हैं। तो प्रथम आई थी 1983 से 2001 तक, ये लंबी लंबी होती, 15 साल 17 साल ऐसे। फिर द्वितीय 2002 से 2016 और तृतीय चल रही है 2017 से 2031 तक। कौन बनाता है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, वही जिसके हेड पीएम होते हैं। प्रमुख अधिनियम देख लेते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेज किस लिए लेके आए थे कि वन वगैरह में लोग रहते थे, लोग ही उपयोग करते थे, अंग्रेजों को चाहिए था कि इन पर कब्जा करें, तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए कि वन है प्राकृतिक संपत्ति, इसका संरक्षण करना है, और लोगों के अधिकार छीन लिए, उनको बाहर कर दिया। भारतीय वन अधिनियम की कुछ धाराएं नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगी, 4-5 जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो आ जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। आपके टाइगर रिजर्व और डिटेल में आ जाएंगे, लेटेस्ट जो 5-6 बने हैं वो आ जाएंगे जो पूछे जाते हैं। हाथी रिजर्व आ जाएंगे अगले उसमें, और उस अगले उसका जो टॉपिक होगा वो होगा जैव विविधता। तो जैव विविधता में आपकी अल्फा बीटा गामा तो आ ही जाएगी, प्लस IUCN की लिस्ट भी आ जाएगी, जिसमें होता है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन से, वल्नरेबल कौन से, ये सब चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आने जा रही। फिर जल प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1974 में आया, वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब देखो, जो CPCB बना था, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो बना था 1974 के अधिनियम के तहत, जल प्रदूषण के तहत। फिर ये अधिनियम पास हो गया तो इसके तहत भी इसको शक्तियाँ दे देंगे। और फिर लास्ट में आ गया आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसे छाता अधिनियम भी बोलते हैं, अम्ब्रेला, क्योंकि इसके तहत पर्यावरण में सब, जल भी आ जाएगा, वायु भी आ जाएगा, ध्वनि भी आ जाएगा, सब चीज़ें आ जाएंगी, ई पॉल्यूशन वगैरह। तो ये हो गया छाता अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, इसके तहत क्या होता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उनको भी विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आया था, NGT, इसकी स्थापना हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पर्यावरण का संरक्षण करना है वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार लोगों का मूलभूत अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है। अब जितने भी मामले पर्यावरण के, बहुत सारे मामले कोर्ट में चले जा रहे थे, तो कोर्ट बिजी हो जा रहा था, वैसे लोड है, वर्क लोड, तो कोर्ट ने फिर बोला, सुझाव दिया कि एक अलग से ऐसा ब्रांच हो या ट्राइब्यूनल हो जो केवल पर्यावरण संबंधित मामले देखे। तो फिर NGT बनाया गया। हालांकि ये कोर्ट नहीं है,
कोर्ट में और अर्ध न्यायाधिकरण में इतना अंतर है कि इसकी चीज़ें जो होती हैं अपने आप से पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं। अगर कोई मानने से वो कर दे तो ये मना कर दे, तो इनके पास कोई तंत्र नहीं है अवमानना वाला कि अवमानना वाला केस चला पाएँ, है ना? ये फिर इन्हें खुद कोर्ट में जाना पड़ता है, बस इतना अंतर है। इसके बाद आगे चलते हैं कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 में आया, वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया। इसके तहत क्या हुआ कि जो 3 पीढ़ियों से 75 वर्ष से वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको 4 हेक्टेयर तक भूमि का पट्टा दे दिया गया। ठीक है। फिर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब कोई फैक्ट्री लगाते हो, केमिकल है कोई भी लगाते हो, और सपोज करो कोई घटना घटित हो जाए तो सार्वजनिक दायित्व होता है, उसका बीमा होता है ना, जिससे क्षतिपूर्ति की जा सके, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। फिर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में ही आ गया था, पशुओं के प्रति दया भाव रखें, ये हमारा क्या है, मूल कर्तव्य भी है। इनिशिएटिव की बात होगी, एक इनिशिएटिव जो शुरू होने जा रहा है वो क्या होगा, एक स्कीम पर डे। स्कीम की लिस्ट बना के कल तक दे दी जाएगी सभी को। टेलीग्राम में ही ये पूरा काम होगा, तो जो भी अभ्यर्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े उनके लिए बता दे रहा हूँ उन्हें क्या करना है। जिन्होंने बैच ले लिया है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उनको क्या करना है कि एप्लीकेशन पर जाएं, एक चैट सेक्शन होता है उस पर क्लिक करें। चैट के अंदर आपने जो भी बैच लिया, जैसे लेखपाल बैच लिया तो लेखपाल के नाम से एक ग्रुप बना होगा, उस ग्रुप में जो आखिरी मैसेज होगा ना, उस मैसेज में पूरा प्रोसेस भी लिखा है कि कहाँ पे स्लिप भेजनी है, और लिंक भी दी है। लिंक पे तभी क्लिक करना जब आप स्लिप भेज चुके हो, अगर स्लिप नहीं भेजेंगे तो लिंक आपकी रिजेक्ट हो जाएगी और फिर वो लिंक एक्सपायर बताएगी, पहला काम। अगर स्लिप डाउनलोड, जब आप कोर्स ओपन करते हो ना तो ऊपर लिखा होता है डाउनलोड रिसिप्ट, तो वही आपको भेजनी है। अगर आपकी ओपन नहीं हो रही तो आप क्या करो, जहाँ पे आपका बैच शो कर रहा है उसका फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो और वो टेलीग्राम पर मैसेज कर दो। ठीक है। तो न्यू इनिशिएटिव है, टेलीग्राम पेड ग्रुप में डेली एक स्कीम चलेगी, और केवल स्कीम नहीं चलेगी, सपोज करो स्कीम उसके साथ 8 से 10 पॉइंट कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है, कब शुरू हुआ, मेन प्रावधान क्या है ना, और क्या केंद्र और राज्य का फंड वगैरह आवंटन, ये सारी चीज़ें आगे। इसके बाद इस स्कीम पर स्टूडेंटों को बोला जाएगा, तो एक स्कीम पर 4 या 5 क्विज भी अच्छी बन जाती हैं तो स्कीम पूरी तरह कंप्लीट, तो वो क्विज भी लगा ली सभी ने। इसके बाद क्या होगा कि स्कीम से रिलेटेड फाइनेंस, अगर वो स्कीम ऐसी है जो फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट है तो फाइनेंशियल डेटा पर पिछले बीपीओ एग्जाम में क्वेश्चन आए थे 4-5, वो भी कराए जाएंगे। तो स्कीम की लिस्ट प्रोवाइड यहीं से करा दी जाएगी पूरी। फिर ये सारी चीज़ें, स्कीम के बाद आ जाएंगे हम किस चीज़ पर, जिला दर्शन पर, यूपी का, ये बहुत डिटेल में कराएंगे। ये बैच की डिटेल है, 3 बैचेज फिलहाल चल रहे हैं, लेखपाल का बैच चल रहा है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। और इसके बाद कैसे ज्वाइन करना है, वही ये सारा प्रोसेस है। जीएस रिवॉल्यूशन सर्च करोगे प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, ऐप के अंदर स्टोर ऑप्शन आता है ऐप के अंदर अलग से, उस पर क्लिक करोगे, ऊपर देखना ऑल कैटेगरी सिलेक्ट होना चाहिए, सारे कोर्स दिख जाएंगे, वहीं से परचेज कर सकते हो। जूनियर असिस्टेंट का भी पेड ग्रुप चल रहा है, यूपीएसआई का भी चल रहा है, तो कोई भी जो भी ज्वाइन करना है आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएसआई तो इतनी ज़बरदस्त तैयारी हुई है कि यहाँ के स्टूडेंटों का अब मूल विधि में गलत नहीं हो रहे हैं, पॉलिटी में बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं, और हिंदी में भी अब क्लासेज कंप्लीट हो रही हैं, तो यहाँ पर भी वही लेवल आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे चलते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किस धारा के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35 के तहत ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें प्राकृतिक पर्यावास तथा जैव विविधता को बचाने के लिए घोषित किया जाता है। जैसा मैं बोला, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो प्रजाति का संरक्षण किया जाता है किसी प्रजाति का। यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक पर्यावास और जैव विविधता का पूर्ण संरक्षण किया जाता है। और जब आप बायोस्फीयर रिजर्व में चले जाओगे, इसमें क्या होता है, इसमें अनुवांशिक संरक्षण भी होता है, प्लस हमारे कल्चर तथा विरासत का भी संरक्षण होता है, ये और ज़्यादा विस्तृत होते हैं। ठीक है, अब डेटा पर आते हैं। भारत में कुल इस समय पर 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका क्षेत्रफल कितना है, 44,402। राष्ट्रीय उद्यान बहुत छोटे छोटे भी हो जाते हैं, अभी मैं बताऊंगा, सबसे बड़े 3-4 बताऊंगा, सबसे छोटे भी 3-4 बताऊंगा। तो इनका बड़ा कम है, देश के कुल भूभाग के केवल 1.35% पर ही है।
क्या क्या इनका फायदा होता है? तो पारिस्थितिक पर्यटन होता है, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। इसमें एरिया होता है कोर एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं, बाहर थोड़ी ढील होती है। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान ही होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ की अनुमति होती ही नहीं है ना। हालांकि अब लोग पर्यटन करने तो चले ही जाते हैं, वैसे किताबों में पढ़ो तो पर्यटन की भी अनुमति नहीं है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे लेटेस्ट बना है वो उड़ीसा का सिमलीपाल है। बहुत फेमस जगह है। पहले ही ये बायोस्फीयर रिजर्व भी था, टाइगर रिजर्व भी था, और अब इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। मयूरभंज जिला उड़ीसा में है, अप्रैल 2025 में बना था ये। और सिमलीपाल क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। 106वां जो राष्ट्रीय उद्यान था वो असम, 106 और 5वां दोनों असम में बने थे। असम का रायमोना 106वां था और देहिंग पटकई आपका 105वां था, दोनों असम में। सिमलीपाल के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, टाइगर रिजर्व भी था, ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब सब कुछ है, कुछ भी नहीं बचा इनके। भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान अंग्रेजों ने बनाया था उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ज़्यादा बाघ आज भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। 1936 में जब इन्होंने बनाया था तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम रख दिया जिम कॉर्बेट, उनके कोई अधिकारी थे उनके नाम पर। वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट है उसने नाम चेंज करके इसका क्या कर दिया? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। शायद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की, सहमति मिली वाइल्ड लाइफ बोर्ड से, तो इसका नाम वर्तमान में क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, ये तो सब जान रहे हैं। 9 राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, लेकिन पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो यही था, जिम कॉर्बेट। सबसे ज़्यादा टाइगर इसी में, 260 टाइगर इसमें है इस टाइम, जो आपकी टाइगर रिपोर्ट 2022 है उससे। 2022 की टाइगर रिपोर्ट के अनुसार क्या है, मैं घनत्व बताए दे रहा हूँ, अभी संख्या की बात नहीं, घनत्व। सबसे ज़्यादा घनत्व अगर देश में किसी टाइगर रिजर्व में है तो वो है बांदीपुर, कर्नाटक। अब मैं क्यों ये डेटा दे रहा हूँ? एक तो आपको ये वाला भी डेटा चाहिए कि घनत्व वाला, दूसरा जो देने का मेन उद्देश्य है ज़्यादा नाम देने का, कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। अगर सेम नेम से टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पूछा तो जैसा आपने अभी सिमलीपाल का देख लिया कि सेम चीज़ टाइगर रिजर्व भी हो सकती है, नेशनल पार्क भी हो सकती है, वो बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है। तो जब आपको पता है कि ये कहाँ पर है तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान में भी पूछा जा सकता है, मैचिंग में आ जाता है, टाइगर रिजर्व में भी। तो ऐसे 60 से 70 ही ऐसे नाम हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे जो परीक्षा हो। वो आपके अगर सामने आ गए तो फिर आप ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा बांदीपुर कर्नाटक में है, 19.83 प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में है ये। द्वितीय नंबर पे है जिम कॉर्बेट, ये घनत्व की बात हो रही, संख्या की नहीं। 19.56 टाइगर है इसमें प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर। फिर तीसरे नंबर पर है काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में, 18.65 प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर। फिर अगर टाइगर रिजर्व की बात करो, सबसे पुराने की बात हो रही, तो पहला तो ये हो गया, बीच में ये डेटा अलग से दे दिया है। पहला क्या? जिम कॉर्बेट था। दूसरा जो आपका बना था राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व नहीं, राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में बना, एमपी में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा, ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, तीसरा जो नेशनल पार्क है ये भी 1955 में बना, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। और ये ताडोबा अंधारी नाम से एक टाइगर रिजर्व भी है, इसी को ही बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। और अंधारी अंधेरी जानते होंगे आप। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात कर लेते हैं। 1973 में शुरुआत हुई और शुरुआत 9 टाइगर रिजर्व से हुई थी शुरुआत। ये 9 कौन कौन से होंगे ना, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें टाइगर रिजर्व और डिटेल में कराएंगे। वर्तमान में विश्व के कुल जंगली, ये क्वेश्चन आया था अभी, फॉरेस्ट गार्ड में 2 चीज़ें आई थी। एक ये आया था कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये, और टाइगर रिपोर्ट कितने वर्ष पर जारी होती है, तो 4 वर्ष। एक सिंगल पेज से क्वेश्चन आते हैं, 2-2, 3-3, है ना। तो वर्तमान में विश्व के कुल जंगली बाघों की संख्या कितनी है? 75%। भारत में है केवल ये, 2/3, मतलब 75 नहीं, 70% के लगभग है, 2/3 के लगभग आबादी भारत में है, इससे ज़्यादा ही। टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, दो टाइगर रिपोर्ट कब जारी की जाती है, तो 4 वर्ष में की जाती है, लेकिन अब 2026 की जो रिपोर्ट आएगी ना, वो या तो 26 के एंड में आएगी या 27 में आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि 29 जुलाई को ही ये जारी की जाती है, जब टाइगर डे होता है।
ठीक है। तो 29 जुलाई 2023 को ये जारी हुई थी। बाघों की भारत में अधिकतम संख्या, मतलब इसमें क्या है, अनुमान लगाया गया, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा सकते हैं क्योंकि गिनती कैसे होती है, पद चिन्ह गिन के कॉलर लगा दी जाता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता लग सकता है। ठीक है, सैटेलाइट डेटा होता है, कैमरे लगे होते हैं, उससे पता चलता है, तो इन सब से होता है। तो इसमें किया गया कि भारत में अधिकतम 3925 टाइगर हो सकते हैं और औसत संख्या इनकी 3682 है। इतने तो होंगे ही होंगे। और ये प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही है वो 6.1% की हो रही है। अब राज्यवार सर्वाधिक बाघ देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसे टाइगर स्टेट बोला जाता है। हालांकि इसकी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें कर्नाटक इनसे आगे निकल गया था। तो एमपी में 785, कर्नाटक में 563 बाघ हैं, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444। एमपी में कूनो नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। यहाँ पर चीता लेके आए गए हैं नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से, है ना। तो पहला ऐसा है जहाँ पर चीता को दोबारा लेके आया गया। चीता विलुप्त हो गए थे 1950 में ही भारत में, तो फिर से लेके आया गया। और चीता वाला भी आपका डिटेल अगली क्लास में आ जाएगी। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट में मैंने बताया है 260 है। बांदीपुर कर्नाटक 150। नागर होल भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में, टीआर मतलब टाइगर रिजर्व 141। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 135 यहाँ संख्या। दुधवा यूपी में 135। तो यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, जो कि आपका टाइगर रिजर्व भी है। इसमें 135 बाघ हैं। और भी दे दिए ये डेटा। अब यहाँ से आपको ये डेटा याद नहीं करना है कि कितने हैं, बस ये याद करना है कि कहाँ पर हैं। तो मुदुमलाई तमिलनाडु, कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में, काजीरंगा असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र में और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है, अंडमान निकोबार में। और कितना क्षेत्रफल है, 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। तो टाइगर रिजर्व बहुत नेशनल पार्क बहुत छोटे भी हो सकते हैं। टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व छोटे नहीं होते, इनके लिए बहुत एरिया चाहिए, क्योंकि टाइगर दूर दूर तक जाता है ना, और एलिफेंट तो और ज़्यादा दूर तक जाता है। लेकिन नेशनल पार्क छोटा भी हो सकता है। दूसरा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, एमपी में। फॉसिल डिंडोरी जिसे बोला जाता है, डिंडोरी करके एक जगह है वहाँ पर, 0.3 स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भी है, तीसरे नंबर का छोटा, 0.4 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी अंडमान एंड निकोबार में है। और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, 1.4 स्क्वायर किलोमीटर। अब भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, 3350 स्क्वायर किलोमीटर है। पहले ये जे.एंड.के में था, अब कहाँ आ गया, लद्दाख में। लद्दाख बन गया क्योंकि अब, तो यहाँ पर। रेगिस्तान नेशनल पार्क, तो रेगिस्तान कहाँ पे, थार का रेगिस्तान राजस्थान में, जैसलमेर वगैरह में, 3162 स्क्वायर किलोमीटर। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में, 2390 स्क्वायर किलोमीटर। और नामदफा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नामदफा, पक्के वगैरह, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। राज्यवार सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान देखो तो एमपी में 11 है, अंडमान एंड निकोबार में 9 है। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो तो सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार में 96 और असम में 7 है। मार्च 2025 तक का डेटा देते हैं आपको, कुछ फैक्ट देते हैं। एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम, इसमें 102 करोड़, अब तो 136-37 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए। मैंग्रोव संरक्षण हेतु मिष्टी योजना, कभी कभी इसमें ना 2023-24 के बजट में घोषित की गई थी, ठीक है, तो कभी कभी 2023 भी कहीं कहीं दिया रहता है। 13 बीचों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन, ब्लू फ्लैग प्रमाणन उन बीचों को मिलता है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन वगैरह इससे पूरी तरह से संरक्षित रहें, साफ सफाई हो, मतलब पूरे तरीके वहाँ पर लागू हों। तो भारत के ऐसे 13 बीचों को मिल चुका है। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है, गिर, शासन गिर करके एक जगह है जूनागढ़ गुजरात में, तो यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर ही मिलते हैं केवल एशियाई शेर। रॉयल बंगाल टाइगर भी कहाँ पे मिलते हैं, सुंदरबन का जो डेल्टा है यहीं पर सुंदरबन नेशनल पार्क है, यहाँ पे मिलते हैं बंगाल में। और स्वतंत्रता पश्चात पहली बार चीते कहाँ लाए गए, एमपी के कुनो। 23 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो CATS क्या होता है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड,
सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन हुआ था रूस में, उसमें बात हुई थी कि 2010 में जो टाइगर हैं अगले 10 से कुछ और शायद 10 से 15 साल में क्या करना है, उनकी संख्या दोगुनी करनी है। भारत तो जो भी दोगुनी हो जाती है तो उसमें CATS एक तो फॉलो होना होता है और दूसरा होता है एक TX2। जो संख्या अपनी दोगुनी कर लेते हैं उनको TX2 का क्या करते हैं, टैग दे दिया जाता है। अब भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क 107 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 574 है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो शेयर जरूर करें जिस भी पर्सन को, और अभी कूपन दिया गया, आपके किसी भी फ्रेंड जिसको भी जो भी बैच लेना है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, उसे बता दें। फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं सर पता नहीं चला, लेकिन ये चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी। और पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए। इस एग्ज़ाम को हम ऐसा बना देंगे कि कोई भी एरिया नहीं छूटेगा जो आपको आ ना रहा हो एग्ज़ाम तक। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।